नमस्कार, आप देख रहे हैं टी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और जैसे कि हम हर शो में लेकर आते हैं, आज भी आपके लिए हैं हमारे पास निवेश को लेकर बहुत सारे नुस्खे और आपके हर आर्थिक लक्ष्य के लिए एक खास रणनीति। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। इंडेक्स फंड को कब और क्यों खरीदे, बताएंगे आपको आज। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस ब्रोकर एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स की किन बातों से रहें बच के। वीकेंड में रिलैक्सेशन की डोज बताएंगे आपको, क्या करके आप पूरे हफ्ते का तनाव गायब कर सकते हैं। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। अगर आप भी चाहें तो अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की डिटेल्स हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी, कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का। चलिए आज की शो की शुरुआत होगी आपके लिए खास निवेश के नुस्खों के साथ और हमारा फोकस रहने वाला है इंडेक्स फंड पर। अब इंडेक्स फंड को अपने पोर्टफोलियो में अगर शामिल करना चाहते हैं तो क्या ये सही वक्त है, अगर करना चाहते हैं तो क्या सोचकर करना चाहते हैं, किस तरह के निवेशकों को इंडेक्स फंड में पैसे लगाने चाहिए। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ के डिप्टी CEO फिरोज अजीज जुड़ गए हैं। फिरोज, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में जहाँ पर बात होने वाली है इंडेक्स फंड की। अमूमन इंडेक्स फंड दर्शक समझ नहीं पाते हैं। इससे पहले कि मैं सवाल की पेचीदगियों में जाऊं, मुझे आप ये समझाएं कि इंडेक्स फंड आखिर किस तरह के फंड होते हैं। कविता जी नमस्कार, गुड इवनिंग। अब जैसे आपने कहा इंडेक्स फंड होते क्या हैं, उनका नाम जो कहता है कि इंडेक्स क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ कंपनीज होते हैं जिसका एक इंडेक्स बनता है। जैसे निफ्टी हमने सुना है कि वो एक इंडेक्स है, BSE सेंसेक्स एक इंडेक्स है, निफ्टी मिड कैप एक इंडेक्स है। बहुत सारे इंडिसेस हैं जो मार्केट में NSE और BSE के द्वारा ज्यादातर लॉन्च होते हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड जो इस इंडेक्स में जो स्टॉक्स हैं उन्हीं मात्रा में खरीदे और उसी को एग्जैक्टली रेप्लिकेट करने की, मिरर करने की कोशिश करे, उस फंड को इंडेक्स फंड कहते हैं। तो इंडेक्स फंड के फंड मैनेजर का एक ही कर्तव्य है कि वो इंडेक्स से जितना जुड़ पाए, जितना करीब से करीब हो, उसके लिए उतनी ज्यादा सफलता मानी जाएगी। सो इंडेक्स फंड इज अ फंड विच रेप्लिकेट्स एन इंडेक्स। और इन इंडेक्स फंड्स का दूसरा भी एक नाम होता है पैसिव फंड। पैसिव मतलब कुछ करना नहीं, आपको कोई निर्णय नहीं लेना है, आपको सिर्फ इंडेक्स में जो मात्रा में है और तभी चेंज करना है जब इंडेक्स में कोई चेंज हो, तब चेंज करना है। इसीलिए उसको कहते हैं पैसिव। पैसिव मतलब कुछ करना नहीं है, डिसीजन नहीं लेने आपको। चलिए, लेकिन एक निवेशक के नजरिए से अगर मैं समझना चाहूं तो इन दोनों तरह के फंड्स का पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी होता है क्या? नहीं, ये देखिए, इंडेक्स फंड एक पैसिव के कैटेगरी। तो इंडेक्स और पैसिव एक सिनोनिमस वर्ड्स हैं, इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। क्योंकि अगर आप पैसिव सुनते हैं तो ये समझ लीजिए कि वो इंडेक्स फंड की बात हो रही है। ये दोनों ही एक ही चीज को रेफर करते हैं। सो मैंने कहा कि दर्शकों का कंफ्यूजन दूर किया जाए और इंडेक्स और पैसिव एक ही चीज है, ये बताने की कोशिश कर रहा था कविता जी। तो ये एक हो गए। अब दूसरी किस्म के फंड वो होते हैं जिसको कहते हैं एक्टिव। पैसिव का ऑपोजिट हो गया एक्टिव, जिसमें फंड मैनेजर रोज ऑफिस आता है और निर्णय लेता है कि भाई ये स्टॉक खरीदूं, बेचूं, रखूं। निर्णय लेने का उसका काम होता है, इसीलिए उसको कहते हैं एक्टिव। तो बदलाता रहता है जैसे उसकी ओपिनियन चेंज होती है कोई बिजनेस पे। ऑलराइट, चलिए इंडेक्स फंड्स की थोड़ा सा हम बारीकियों में अब जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक निवेशक को ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, एक फंड मैनेजर का रोल तो होता नहीं है। मुझे ये बताएं कि मौजूदा स्थिति में किसी को अगर इंडेक्स फंड खरीदने हो तो क्या खरीदने चाहिए, अगर खरीदने चाहिए तो किन सूरतों में खरीदना होगा। किसी के पास ऑलरेडी, अगर बहुत सारे सवाल
में एक साथ पूछ रही हूँ। बहरहाल पहले से शुरुआत करते हैं जो मैंने आपसे पूछा कि करंट सिचुएशन में किसी को अगर लेना हो तो आप उनको क्या क्या पॉइंटर्स देंगे कि इनको ध्यान में रखकर ही आप खरीदने जाएं इंडेक्स फंड, वरना आप छोड़ सकते हैं? देखिए कविता जी, मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता देता हूँ। ओके। एक इंसान की जो स्थिति होती है उसके हिसाब से कभी कभार एडवांटेज बहुत बड़ा होता है किसी के लिए डिसएडवांटेज बहुत बड़ा होता है, तो वो निर्णय एक दर्शक ले पाएंगे। एडवांटेज पैसिव फंड का ये है कि आपकी कॉस्ट घट जाती है, क्योंकि फंड मैनेजर का निर्णय नहीं लेना है तो फिर फंड मैनेजर की जो कॉस्ट होती है वो काफी कम होती है। पॉइंट वन। पॉइंट टू, आप कभी भी इंडेक्स को अंडर परफॉर्म ज्यादातर नहीं करेंगे। समझे कोई भी एक ऐसा फंड हो जिसमें निफ्टी ने इतना प्रदर्शन दिया हो, फॉर एग्जांपल एक मैं लार्ज कैप कैटेगरी के फंड की बात करता हूं जिसको हमने एग्जिट कॉल दिया था 15-17 महीने पहले, एक्सिस ब्लू चिप। वो एक एक्टिव मैनेज फंड है। अब उसकी जो प्रदर्शन रही है 15 महीने में, जो अब जब से हमने एग्जिट किया है, वो निफ्टी को और उसके बेंचमार्क को और कैटेगरी एवरेज को 15-20% से अंडर परफॉर्म कर चुका है। तो आपको ये रिस्क नहीं रहता। सेकंड एडवांटेज ये है कि आप इंडेक्स से काफी परे रहेंगे। जैसे अगर आपने निफ्टी का इंडेक्स फंड खरीदा तो निफ्टी के इर्द गिर्द ही रहेंगे, ये रिस्क नहीं रहेगा कि निफ्टी भाग गई और आपका पोर्टफोलियो नहीं भागा। दीज आर द टू एडवांटेजेस। अब दीज आर द टू एडवांटेजेस। डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप एक फंड मैनेजर को निर्णय लेने की इजाजत, अनुमति नहीं देते तो वो आपको एक्स्ट्रा रिटर्न भी बना के नहीं दे पाता। तो जैसे हम जो 11 स्कीम मॉडल पोर्टफोलियो में चुनते हैं तो उसमें 7-8 स्कीमों में एटलीस्ट एक्स्ट्रा रिटर्न आने की संभावना होती है, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स हैं एक्टिव में भी, बट थोड़ी स्कीम्स हैं जो आपको एक्स्ट्रा रिटर्न दे पाती है। उससे महरूम रहना काफी बार एक डिसएडवांटेज माना जाता है। ऑलराइट, लेकिन थंब रूल और डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस तो आपने समझा दिए हैं, लेकिन अब जब फैसले की घड़ी आती है तो अब चॉइसेस तो हमारे पास बहुत सारी हैं एक्टिव फंड्स में। इंडेक्स में भी क्या हमारे पास उतनी ही सारी चॉइसेस हैं जो हम एक्टिव में देखते हैं? बिल्कुल कविता जी, इंडेक्स फंड्स और पैसिव फंड्स में ईटीएफ्स, ये तीनों एक इंटरचेंजेबल वर्ड्स यूज करते हैं। तो इसमें जो चॉइसेस हैं वो बड़ी तेजी से बढ़ी हैं। 4 साल पहले, 5 साल पहले 50 फंड्स थे, 50 इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ्स थे। वो दोनों ही पैसिव माने जाते हैं। और आज है 211, तो 4 गुना मात्रा बढ़ गई है नंबर ऑफ स्कीम्स की। अब रहा सवाल कितने करोड़ों इसमें घुसे हैं। आज की करंट एसेट्स जो है इसकी 4 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। 2016 में अगस्त में 20,000 करोड़ सिर्फ थे। तो अगर आप 20,000 करोड़ और 4 लाख करोड़ में अंतर देखेंगे तो कई गुना ये कैटेगरी बहुत तेजी से बढ़ी है, और नंबर ऑफ स्कीम्स भी बढ़ी है, एसेट अंडर मैनेजमेंट भी बढ़ी है, तो चॉइस भी बढ़ी है, तो कंफ्यूजन भी बढ़ा है। तो ये सब हुआ है डेफिनेटली इन द लास्ट 4-5 years। पैसिव हैज गॉन थ्रू अ पैराडाइम शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ एन ऑफरिंग। इंडेक्स फंड्स के लिहाज से फिलहाल अगर मैं बाजार की चाल के मुताबिक लार्ज कैप्स का जिक्र करना चाहूँ तो इस सिनेरियो में क्या अगर आपको लार्ज कैप फंड में निवेश करना है तो उसके लिए आपके पास इंडेक्स फंड होना चाहिए? यस कविता जी, देखिए क्या होता है कि काफी लोगों के पास अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर, अच्छा एडवाइजर नहीं होता है, तो निफ्टी को बीट करना काफी मुश्किल हो जाता है, स्पेशली लार्ज कैप कैटेगरी। अगर आप लार्ज कैप फंड ही खरीद रहे हैं तो इंडेक्स फंड इतनी बुरी चॉइस नहीं होगी, बट अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर बहुत अच्छा है, जो 30-35 लार्ज कैप फंड हैं, उसमें से वो क्षमता रखता है डिस्ट्रीब्यूटर की 2 स्कीम ऐसी चुन पाए जो निफ्टी को 1.5-2% से बीट कर पाए, तो डेफिनेटली आपको इंडेक्स फंड नहीं खरीदना चाहिए। तो आपकी स्थिति पे यह निर्भर करता है जो स्कीम्स हम चुनते हैं। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप एक एक्टिव स्कीम है, उसको हमने 2020 दिसंबर में चूज किया था। उसमें 15% से निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस आया है। अगर आप फ्लेक्सी कैप में 80% 70% लार्ज कैप ही होता है, इसलिए उसका उदाहरण दे रहा हूं। ऑलराइट, अगर मान लीजिए किसी को एक्टिव और पैसिव यानी इंडेक्स फंड इस केस में पोर्टफोलियो में डालने हो तो सेग्रीगेशन और एक्सपोजर रेशियो कितना होना चाहिए ताकि तालमेल बना रहे? कविता जी, जैसे आपने कहा, जो भी लार्ज कैप कैटेगरी का हिस्सा है, कैटेगरी कई सारी हैं, 8 कैटेगरीज हमारे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। लार्ज कैप हो गई, लार्ज मिड हो गई, फ्लेक्सी हो गई, मल्टी हो गई, कॉन्ट्रा हो गई, ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। लार्ज कैप कैटेगरी जैसे आपने करेक्टली आइडेंटिफाई किया, उसमें अगर आप पैसिव फंड या ईटीएफ या इंडेक्स फंड, एक ही चीज है तीनों, उसको शामिल करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं।
रहा सवाल आपका कितनी मात्रा में कर सकते हैं। लार्ज कैप कैटेगरी मेरे हिसाब से 15 से 20% ज्यादा लार्ज कैप कैटेगरी नहीं होनी चाहिए। हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में सिर्फ 12% लार्ज कैप कैटेगरी है, उसको आप भले ही पैसिव से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि वहीं अल्फा एक्स्ट्रा रिटर्न आने की संभावना सबसे कम है। इसीलिए आई थिंक यू हैव पॉइंटेड द व्यूअर टू द राइट डायरेक्शन कविता जी। सो लार्ज कैप कैटेगरी को आप जरूर ईटीएफ से रिप्लेस करने की सोच सकते हैं। शुरुआत में फिरोज ये तो समझा दिया कि आप जो है अल्फा कमाई जो आपको मिलती है एक्टिव फंड्स में वो आप मिस कर जाएंगे अगर आप इंडेक्स फंड लेते हैं, लेकिन जोखिम का क्या है? क्या हम जोखिम को पार कर पाएंगे? मेरे हिसाब से एक्टिव फंड मैनेजमेंट की जोखिम कम होती है, न्यूमेरिकली कम होती है। आप देखें तो जोखिम मेजर करने का एक सरल सा आंकड़ा निकलता है, उसको कहते हैं बीटा, BETA। ये थोड़ा भारी भरकम शब्द लगता है बीटा, क्योंकि ये ग्रीक अल्फाबेट है बीटा, बट बड़ा सिंपल है। तो पहली पॉइंट कविता जी, एक्टिव फंड्स जो हमने चुने हैं उसकी रिस्क 20% कम है इंडेक्स से, निफ्टी से भी कम है, वो 11 का मिश्रण का। और बीटा एक मेजर होता है, वो रिस्क मेजर हर फैक्ट शीट पे दिखता है आपको। तो ये देखें, ये जिज्ञासा जगाएं और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें, और आपके फंड के बारे में ये बीटा चेक करें। ये बीटा की इंटरप्रिटेशन इतनी सिंपल से बता देता हूं, अगर वो बीटा 1 से ज्यादा हो तो ज्यादा रिस्की है, 1 से कम हो तो इंडेक्स से कम रिस्की है। ज्यादातर एक्टिव मैनेज फंड्स की बीटा जो होती है वो 1 से कम होती है, मतलब वो फंड मैनेजर ना सिर्फ रिटर्न का काम करता है, रिस्क मैनेजमेंट का भी अच्छी तरह से काम कर सकता है। तो एक्टिव मैनेज फंड्स सेल्डम आर मोर रिस्कियर देन एन इंडेक्स फंड। चलिए, यहाँ पर काफ़ी हद तक चर्चा कर ली हमने इंडेक्स फंड पे, लेकिन एक अहम मुद्दे पर हम आपका ध्यान लेकर जाना चाहते हैं फिरोज़, और वो ये है कि अब LIC अपनी तमाम सुविधाएं अपने पॉलिसी होल्डर्स को व्हाट्सएप पर देगा। कहानी ये है कि नए ज़माने के ग्राहकों को बदलते ज़माने के साथ अब LIC सुविधाएं देने वाली है। ग्राहकों को ज़्यादा विकल्प देने के मकसद से देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC ने व्हाट्सएप के ज़रिए 11 सेवाएँ शुरू की है, और अगले 1 महीने में 6 सेवाओं को और जोड़ा भी जाएगा। इन सर्विसेज की शुरुआत पर LIC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर R दुराईस्वामी से बात की हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने। ये बातचीत सुनते हैं और बाद में फिरोज के पास जाएंगे इस पर बात करने के लिए। देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC ने अपने करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स को सहूलियत देने के लिए व्हाट्सएप की सर्विस शुरू की है, जहां पर आप केवल जो एक नंबर LIC के द्वारा दिया गया है वो अपने व्हाट्सएप अकाउंट में सेव कर देते हैं, तो तमाम जो LIC से जुड़ी हुई सर्विसेज हैं उसको आप पूरा कर पाएंगे। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कंपनी के ED जो है वो मौजूद है। उनसे समझना चाहूंगा, सर ये जो नई शुरुआत की गई है इसके पीछे मकसद क्या है, और ये माने कि अब LIC से जुड़े हुए तमाम काम जिसके लिए एजेंट के पास जाना पड़ता है, ब्रांच ऑफिस में जाना पड़ता है, वो सारे काम जो है व्हाट्सएप के जरिए हो जाएंगे। हमारे पॉलिसी होल्डर्स की सेवा जो है अभी LIC के सभी ऑफिस से मिलते हैं। हमारा LIC के एजेंट्स भी इसको देने में कामयाब रह रहे हैं, और भी नए जनरेशन के लोग हैं जो अपने मोबाइल पे LIC का सेवाएं पाना चाहते हैं, उनके लिए हम एक व्हाट्सएप सर्विस शुरू किए हैं कल से। एक LIC का व्हाट्सएप नंबर है जो 8976862090। ये नंबर LIC का व्हाट्सएप नंबर करके अपने मोबाइल पे सेव कर लेंगे कस्टमर्स, और इस नंबर को व्हाट्सएप के द्वारा एक हाई मैसेज भेजेंगे, तो उनको पूरा LIC का उनके पॉलिसीज की जो LIC में रजिस्टर किए हुए पॉलिसीज हैं वो पॉलिसीज के पूरे डिटेल्स उसके पॉलिसी अपने मोबाइल में भी मिल सकता है। तो इसके लिए हमारा जो कस्टमर्स जो हैं वो अपने मोबाइल नंबर LIC का पोर्टल में एक बार रजिस्टर करना पड़ेगा। बस एक बार पोर्टल में लिंक करना है, उसके बाद जो नंबर आपने दिया है उस पे हाई भेजना है, और तमाम जो जानकारी है वो व्हाट्सएप पे जरिए मिल जाएगी। शुरुआत में सारी सूचनाएं मिलेगी, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि प्रीमियम भरने से लेके, डॉक्यूमेंट जमा कराने से लेके, सर्टिफिकेट डाउनलोड करने से लेके, बोनस की जानकारी से लेके, तमाम चीजें जो ब्रांच या एजेंट के जरिए की जाती है वो सिंगल अपने फोन के जरिए की जा सकेगी। तो सर, इससे आपको क्या लगता है कि जो आपका नेटवर्क है वो भी प्रभावित होगा? ये हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए हमने बन के रख चुके हैं। तो कोई भी कस्टमर अपने
जो बाकी काम है उसके द्वारा उसके बीच में भी एलआईसी का प्रीमियम भरना है या एलआईसी के पॉलिसीज के बारे में जानकारी लेना है, इसके लिए कोई दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने मोबाइल उठाएंगे और एक व्हाट्सएप में हाई मैसेज भेजेंगे तो पूरा डिटेल्स जो है उनको अपने मोबाइल में मिल जाएंगे। और अभी पहला फेज में सिर्फ हमने इंफॉर्मेशन शेयर करना शुरू किए हैं। आने वाले समय पे हम पॉलिसी होल्डर का जो भुगतान करना पड़ता है प्रीमियम या लोन इंटरेस्ट या लोन रिपेमेंट करना चाहते हैं वो भी सीधा व्हाट्सएप में भी कर पाएंगे। उसके बाद जो है हमारा एलआईसी से उनका अगर बैंक अकाउंट है, उनका नॉमिनेशन है, पूरा डिटेल्स चेंज करना है तो उनका यूनिट लिंक्ड पॉलिसीज है उसका यूनिट स्विच करना है, पूरा जो सर्विस रिक्वायरमेंट्स है वो व्हाट्सएप में कर पाएंगे। तो नए जमाने की जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको साधने के लिए एलआईसी के द्वारा ये सर्विस लॉन्च की गई, जिसमें आप अपना प्रीमियम भुगतान से लेके जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने हैं, नॉमिनेशन बदलना है, अपनी बैंक अकाउंट डिटेल जो है वो एलआईसी के साथ लिंक करा रही है। तमाम चीजें जो अभी तक एजेंट के जरिए या फिर जो एलआईसी की वेबसाइट के जरिए की जाती थी उन्हें आप अपने व्हाट्सएप के जरिए कर सकते हैं, ये दावा है एलआईसी का। चलिए, तो यहाँ पर 11 सेवाएं व्हाट्सएप के जरिए शुरू होंगी और अगले 1 महीने में 6 सेवाओं को रोल आउट किया जाएगा। फिरोज, आपने पूरी ये चर्चा सुनी, क्या कहेंगे? देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कदम रखा और थोड़ा सा और अग्रेसिव हुआ एलआईसी अपने ऑनलाइन बिहेवियर को लेकर। क्या कहेंगे, कितना सहूलियत भरा कदम है ये पॉलिसी होल्डर्स के लिए? कविता जी, ये बहुत खुशखबरी है क्योंकि एक पहला कदम है, जैसे आपने कहा कि टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना और अपने इन्वेस्टर को या इंश्योरेंस खरीदने वाले को सुविधा देना फर्ज होता है एक इंश्योरेंस कंपनी का। और एलआईसी इस मामले में अनलाइक द कन्वेंशनल माइंडसेट, ये काफी आगे रही है और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन की जरूरत है, ना कि सिर्फ चेंज की। अब मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कविता जी। हमने बहुत सारी पॉलिसी सरेंडर की। एलआईसी एकमात्र एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर है जहां पे अपने पैसे वापस लेने के लिए खुद नहीं जाना पड़ता। काफी सारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो आपका पैसा लेते वक्त तो ऑनलाइन ले लेती हैं, जब आपको सरेंडर करनी होती है तो हाजिरी देनी पड़ती है आपको। ये है इस टेक्नोलॉजी के दौर में ये म्यूचुअल फंड एक तरफ है जहां पे आपके पैसे एक क्लिक ऑफ द बटन में आपके अकाउंट पे पहुंच जाते हैं और एलआईसी फिर भी कर देती है, बट दूसरे प्राइवेट इंश्योरर्स आपकी खुद की हाजिरी इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर की वो मांगता है कि आप ऑफिस आए, तब जाके मैं आपके खुद के कमाए हुए पैसे जो आपने हम पे दिए थे वापस करेंगे। सो आई थिंक इंश्योरेंस नीड्स अ रेवोल्यूशन एंड आई थिंक एलआईसी हमेशा आगे रही है एंड ये बहुत अच्छा कदम है। सर्विस और जो इन्होंने कहा, ईडी साहब ने कहा कि उनकी एक्शन भी कर पाएंगे, नॉमिनेशन चेंज कर पाएंगे, बैंक अकाउंट चेंज कर पाएंगे, उसके लिए चक्रें काटने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी खुशखबरी है और कई लाखों लोगों का इससे भला जरूर होगा, स्पेशली इन दिस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड व्हिच वी आर एंटरिंग। पर ये भी खड़ा होता है फिरोज के ये क्या काफ़ी है? क्या ये कदम काफ़ी होगा? अगर हम इसको शुरुआती कदम मान के भी चले तो इसकी सराहना की जाती है, लेकिन आजकल तमाम तरह की इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनियां आपको सुविधाएं व्हाट्सएप पे दे रही हैं, आपके तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे दे रही हैं। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर को आसान बनाने की जो हम बात कर रहे हैं और जो कोशिश और कदमों की हम बात कर रहे हैं वो तो बाकी कंपनी ऑलरेडी उठा ही चुकी हैं। देखिए कविता जी, वो एक कदम होता है। बहुत सारी कदम दूसरे प्राइवेट सेक्टर इंश्योरर्स ने उठाए हैं, एलआईसी आज उठा रहे हैं और बहुत कदम लेने हैं क्योंकि इन्होंने भी कहा कि ये पहला फेज है, तो दैट ऑटोमेटिकली मीन सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज। अब मेरी हमेशा इस इंश्योरेंस कंपनियों से ये गुजारिश रहती है कि तो आप तो बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं, पैसे सरेंडर करने के लिए पैसे क्यों आपको एक पॉलिसी होल्डर को पर्सनली जाना पड़ता है अपने पैसे लेने के लिए। सो आई थिंक प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी सुविधा देती है, सर्विस देती है। अब आई थिंक एलआईसी का ये पहला कदम है। जैसे आपने कहा, काफी सारे इंश्योरेंस आगे बढ़ चुके हैं सर्विस के मामले में एंड एलआईसी इज जस्ट स्टार्टेड, बट आई थिंक फेज 5, फेज 10 की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे यू राइटली इंडिकेटेड। राइट, चलिए तो इस चर्चा को हम यहीं समेटते हैं, लेकिन